हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है, आज उसके 11वें नंबर के लेक्चर में मैं बात करूंगा वर्गाकार समतलीय संकुलों के अंदर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। आज के इस 11वें नंबर के लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जो वर्गाकार समतलीय संकुल होते हैं, उनके अंदर हम कौन सी प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो मैं आप लोगों के लिए नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता देता हूं कि आखिरकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखो, आप लोगों के लिए मैंने बीएससी सेकंड ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में बात बताई थी कि अगर किसी पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको आप क्या बोलते हो, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर किसी पर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको आप बोलते हो ना इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो यहां पर प्रतिस्थापन का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कोई भी ग्रुप यहां से क्या होगा, रिप्लेस होगा, और उसकी जगह पर कौन जुड़ेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि रिएक्शन कौन सी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो कॉमन सी बात है, यहां पर जो भी क्रियाधार, मतलब जो आपका सबस्ट्रेट होगा, वहां से कोई भी ग्रुप निकलेगा और उसकी जगह पे कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। मतलब वो ग्रुप वहां से क्या होगा, रिप्लेस होगा, प्रतिस्थापित होगा, और उसकी जगह पे कौन जुड़ेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वर्गाकार समतलीय संकुलों की मेन केमिकल रिएक्शन होती है। एक बात आप लोग ध्यान में रख लेना कि जो वर्गाकार समतलीय संकुल होते हैं, और कोई आप लोगों से पूछ ले कि वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, तो आपको आप लोगों का जवाब होगा कि वर्गाकार समतलीय संकुलों की मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें आपके NiPT PD आपको पता है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। उसके बाद CO RH IR AU कौन होता है, आपका सोना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने, 3। ये सारे के सारे रिएक्शन को शो करते हैं आपकी कौन सी, ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जिनमें आप कौन से आते हैं, NiPT PD, उसके बाद CO RH IR, इरिडियम बोलते हो जिसको, AU कौन होता है, सोना, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी फर्स्ट के। और आप लोगों को पता, खूब अच्छी तरीके से जानते हो कि NiPT PD इनकी मेन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ज्यादा स्टेबल, वो कौन सी होती है, ये भी सेकंड में होता है, ये भी सेकंड में होता है, और ये भी सेकंड में होता है। ठीक है ना, ये इनकी क्या होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और इनमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है PT की। PT सेकंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है ना। तो यहां पर हम किसी एक को बेस मान के चलते हैं, तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, PT की। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि PT की जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसको वो ज्यादातर केसों के अंदर शो करता है, वो होता है PT सेकंड। मतलब PT की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2। PT किसको बोलते हैं, प्लेटिनम को बोलते हो। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो दुनिया की सबसे महंगी धातु अपनी कौन होती है, प्लेटिनम ही होती है। ठीक है ना। तो ये चीज आप विशेषकर ध्यान में रखना, प्लेटिनम होती है वो दुनिया की सबसे महंगी धातु होती है। ठीक है ना। और वो उसकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +2। मतलब PT होती है ना, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है, और PT +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ही ज्यादा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का फॉर्मेशन करती है, मतलब वर्गाकार समतलीय संकुलों का निर्माण करती है, जिनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो यहां पर मैं सबसे ज्यादा बात किसकी करूंगा, PT सेकंड की, मतलब PT की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोगों को ये चीज तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना कि जो अपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, वर्गाकार समतलीय संकुल होते हैं, उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वर्गाकार समतलीय संकुलों की जो शेप होती है, आकृति होती है, वो क्या होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। खूब संकरण निकाले आप लोगों ने खूब संकरण निकाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों में। ये जो शेप होती है ना, ये कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर। बीच में किसको लिख दूं, मेटल को लिख दूं, और आप
लोगों को पता है, चार साइड पे मैं किसको लिख दूं, लिगेंडो को। ये हो गई ना वर्गाकार समतलीय संकुल, ठीक है ना। ये शेप है जो किसकी है, वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिनमें बीच में एम का मतलब कौन होता है, मेटल, और ये चारों साइड पे मैंने कौन जोड़ दिया, एल का मतलब होता है आप लोगों को लिगेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है केमिस्ट्री किसकी चल रही है, मेटल और लिगेंडो की, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा, इसलिए उसके नाम पर ही होती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। और ये जितनी भी मेटल लिखी है इनमें सबसे ज्यादा जो स्क्वायर प्लेनर शेप को शो करता है वो करता है पीटी सेकंड, क्योंकि पीटी सेकंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को इस ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ही ज्यादा शो करता है, बहुत ही ज्यादा इसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। पीटी सेकंड का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उसके बाद में डिस्कशन करता हूं उस रिएक्शन का मतलब क्या है, उसके बाद में धीरे धीरे इसकी मैकेनिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। और इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल से बहुत बढ़िया तरीका से समझेंगे, जिससे कि एक बार दिमाग में फिट हो जाए कि आपके क्या टॉपिक बोलना क्या चाहता है। वैसे बेसिक तो मैंने इसका बता दिया, बेसिक क्या बता दिया कि ये कौन होती है, आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर शेप होती है, और यहाँ पर जो मेन केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसलिए ये तो इनकी बेसिक चीजें हो गई। और यहाँ पर ज्यादातर केसों में किसकी बात कर रहे हैं, पीटी सेकंड की, क्योंकि पीटी सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है इसका, ठीक है, जो कौन सी शेप को शो करता है, वर्गाकार समतलीय संकुल मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसकी एक रिएक्शन लिख देते हैं, उसके बाद में फिर दोबारा डिस्कशन करते हैं। तो मैं मिटा देता हूं इसको, और इधर देखो आप लोग, अभी आप लोगों को फिट हो जाएगी कि आखिरकार हमारे टॉपिक का मतलब क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो इधर देखो आप लोग, तो देखो मैं लिख देता हूं यहां पर रिएक्शन आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल अपना ये हो गया पीटी सीएल एमी आपको पहले ही बता दी, एमी का मतलब क्या होता है, मैथिल ग्रुप, एमी का मतलब क्या होता है, मैथिल ग्रुप, जो कौन सा ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप। आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीजें समझा रखी हैं, एमी कभी भी लिखा मिल जाए तो एमी का मतलब होता है मैथिल ग्रुप, शॉर्टकट में लिख देते हैं एमी को हम इस तरीका से, ठीक है ना। ये हो गया Me2 पीएच कौन होता है, फेनिल ग्रुप, पीएच का मतलब क्या होता है, फेनिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप होता है जो कौन होता है, C6H5, और एक वैलेंसी खाली रहती है उसकी। सारी चीजों को जानो आप लोग, हम नहीं जानो कब सीखोगे सारी चीजों को, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवा दी N3 माइनस से, ठीक है, N3 और ऊपर माइनस है, ध्यान में रखना, नीचे माइनस मत कर देना, ऊपर माइनस है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर Cl की जगह पर कौन आ जाएगा आपका, Cl की जगह पर कौन आ जाएगा, N3, इसका मतलब Pt, यहाँ पर लिख दी मैंने N3, यहाँ पर लिख दी मैंने Me, और ये लिख दी मैंने P Me2, और यहाँ पर लिख दिया PH, और यहाँ पर लिख दिया 2, और यहाँ पर आप लोगों का Cl माइनस क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस हो गए। अब देखो ध्यान से समझना इस सारी चीज को, अभी बताता हूं मैं इसका मतलब क्या है। तो इधर देखिए, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि जो अपनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, सब प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों के अंदर क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि एक ग्रुप हटता है, उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आता है। तो देखो सुनो मेरी बात, आप लोगों को पता है इसके पास कौन सा चार्ज है, माइनस, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि अटैकिंग स्पीशीज जो भी अटैक करने के लिए जाता है, कॉमन सी बात है, ये अटैक करेगा किस पर, इस पर, ठीक है ना। आप लोगों को रिएक्शन के मैंने पैटर्न बता रखे हैं। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, क्रियाधार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। इस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अभिकर्मक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, सॉरी रिएजेंट। देखो सुनो, इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, क्रियाधार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। इस वाले को बोलते हैं अभिकर्मक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएजेंट। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्रियाकारक, जिनको आप क्या बोलते हो, रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये कौन होता है, आपका प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट के अलावा जो भी आपके XYZ कोई भी चीज बाहर निकलते हैं। एक बार पर सुन लो भाई, आप लोगों के रिएक्शन के स्टेप पता होना चाहिए। पहले हम जब 11वीं 12वीं क्लासों में पढ़ते थे तो हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती, क्या कि रिएक्टेंट किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट को। लेकिन हम लोग एक चीज को भूल जाते हैं कि उस रिएक्टेंट के अंदर भी कितने स्टेप होते हैं, 2। उस क्रिया कारक के अंदर भी कितने स्टेप होते हैं, 2, जिनको आप क्या बोलते हो, क्रियाधार और अभिकर्मक, मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट। और आपको पता है रिएजेंट कितने टाइप होते हैं, 2, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान होती है कि अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो
पहचान किसकी होती है, इलेक्ट्रोफाइल की। और अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो वो पहचान किसकी होती है, न्यूक्लियोफाइल की। तो यार एक बात बताओ, उसके पास Nu- है, सॉरी N3- है, इसका मतलब ये कौन है, आपका न्यूक्लियोफाइल। और पहला अटैक यहाँ पर कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि पहला अटैक कौन कर रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल। किस पर, क्रियाधार पर, सबस्ट्रेट पर, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, देखो यहां से मैं Cl को रिप्लेस कर रहा हूं, भाई प्रतिस्थापन है, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, यहां से Cl को रिप्लेस कर दिया, Cl को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। और एक बार और देखो, Cl को बाहर निकाला है और उसकी जगह पे क्या लिखा है हम लोगों ने, न्यूक्लियोफाइल। ये कौन है आप लोगों का, न्यूक्लियोफाइल। Cl को उसकी जगह से रिप्लेस किया है और उसकी जगह की पूर्ति किसने की, आप लोगों की न्यूक्लियोफाइल ने। और गौर से देखो, ये कॉम्प्लेक्स किसका लिखा है मैंने, Pt का, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है, +2, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छी तरीके से आगे बात समझ में। ये कौन होता है, उदासीन लिगैंड होता है, न्यूट्रल लिगैंड होता है। आपके पास CH3 पर -1 चार्ज होता है और Cl पर भी -1 चार्ज होता है। ये माइनस माइनस उधर जाकर किसको हो जाएंगे, प्लस के। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। और आपको अभी बताई थी कि Pt जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होती है उसकी वो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बात आप लोग समझ में आ गई। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों को पता है स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से Cl आपका बाहर निकलेगा, Cl की जगह पर कौन जुड़ेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। हो गई आपकी प्रतिस्थापन, कर दिया एक ग्रुप ने एक ग्रुप को रिप्लेस। यहाँ पर इस ग्रुप को किसने रिप्लेस कर दिया, किसने हटा दिया, न्यूक्लियोफाइल ने हटा दिया आप लोगों के ने, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल ने हटा दिया। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इसकी, इस कॉम्प्लेक्स की जो शेप है वो क्या होगी, वर्गाकार समतलीय, मतलब स्क्वायर प्लेनर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसकी शेप क्या होगी, वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिनमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करता हूं। तो देखो, कोई सी भी मैकेनिज्म के अंदर किसी की भी ले लो आप लोग अच्छी तरीके से, वर्गाकार समतलीय संकुलों में जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसकी मैकेनिज्म के अंदर कितने स्टेप होते हैं, 2, ठीक है ना। उसकी मैकेनिज्म के अंदर कितने स्टेप होते हैं, 2। एक तो होता है आप लोगों का अभिकर्मक पथ और एक होता है आपका विलायक पथ। मतलब अभिकर्मक, एक तो रिएजेंट पाथ होता है और एक कौन होता है, सॉल्वेंट पाथ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो इस रिएक्शन की क्रियाविधि कितने टाइप से होती है, 2। एक तो कौन होता है आपका अभिकर्मक पथ, ठीक है ना, रिएजेंट पाथ, ठीक है ना। और एक है आप लोगों की कौन सी, विलायक पथ, जिसको आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट पाथ, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार फिर बता देता हूं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं के कितने स्टेप होते हैं, 2 होते हैं। एक तो आपका अभिकर्मक पथ होता है और एक आपका कौन होता है, विलायक पथ, मतलब रिएजेंट पाथ और सॉल्वेंट पाथ। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनकी मैकेनिज्म को हम कितने स्टेपों के अंदर देखते हैं, 2। एक तो अभिकर्मक पथ होता है और एक विलायक पथ होता है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं एक चीज और बता देता हूं कि देखो ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छी बात बोलूंगा इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमसे इसी नाम से पूछा जाता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर ये होता है कि भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि जो वर्गाकार समतलीय संकुल होते हैं, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी मेन केमिकल रिएक्शन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन आप लोगों को पता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होती है, 2, जिनको आप SN1 और SN2 बोलते हो। जिनको क्या बोलते हो, एक को तो क्या बोलते हो SN1 और एक को क्या बोलते हो आप लोग SN2। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, लेकिन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी कौन सी, SN1 हो रही है, SN2 हो रही है, मतलब यूनिमोलिकुलर हो रही है, बाइमोलिकुलर हो रही है आप लोगों की, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो वर्गाकार समतलीय संकुल होते हैं उनके अंदर जो रिएक्शन होती है वो SN1 टाइप की नहीं होती, उनके अंदर कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, SN2। इसलिए ध्यान में रखना है, इस वाले केस को तो बिल्कुल ही अलग कर दो आप लोग, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को पता है कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 टाइप की। SN2 टाइप को जिसको हम क्या बोलते हैं, सहचर, SN2 या ऐसे बोल सकते हो सहचर, सहचर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एक बात ध्यान में रख लेना, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि वर्गाकार समतलीय संकुलों के अंदर आप लोगों की जो मेन केमिकल रिएक्शन है वो कौन सी बताइए, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN2 टाइप की हो रही है, ध्यान में रखना, SN1 टाइप की नहीं हो रही है, ठीक है ना। SN2 बोल दो या SN2 या क्या बोल सकते हो, सहचर्य क्रिया विधि, सहचर्य क्रिया विधि, सहचर्य क्रिया विधि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सहचर्य क्रिया विधि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार फिर तो लेना, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर कौन सी हो रही है आपकी, SN2 टाइप की, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोल सकते हो, सहचर्य क्रिया विधि, मतलब एसोसिएटिव मैकेनिज्म। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के ये चीजें क्लियर हो गई। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी इसकी मैं मैकेनिज्म शो करूंगा और मैकेनिज्म शो करने के साथ आप लोगों के टॉपिक खत्म हो जाएगा। उससे पहले मैं SN1 और SN2 की अगर यहां पर बात हुई है तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन दे देता हूं कि आखिरकार SN1 रिएक्शन किनको बोलते हैं और SN2 रिएक्शन किनको बोलते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि यदि किसी भी अभिक्रिया में या भी किसी क्रियाकारक में, किसी रिएक्शन में क्रियाकारक का एक अणु भाग ले रहा है, एक मॉलिक्यूल्स भाग ले रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को तो SN1 बोलते हैं। और यदि किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक में अगर दो आपके कंपाउंड भाग ले रहे हैं तो वो कौन हो गया आपकी, SN2। एक बार फिर सुन लेना, मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोगों की SN1 की, कि यदि क्रियाकारक का एक अणु ही भाग ले रहा है, ठीक है ना, मंद या स्लो स्टेप में क्रियाकारक का एक अणु भाग ले रहा है तो ऐसी अभिक्रियाओं को SN1 बोलते हैं। और अगर मंद या स्लो स्टेप के अंदर आप लोगों को क्रियाकारक में दो अणु भाग ले रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, दो कंपाउंड भाग ले रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, SN2। बात आप लोगों को समझ में आ गई कि क्रियाकारक का अगर एक अणु भाग ले रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को SN1 बोलते हैं, और अगर दो अणु भाग ले रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, SN2। एक ये भाग ले रहा है, एक ये भाग ले रहा है, तो कॉमन सी बात है, ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, SN2। और अगर किसी के अंदर एक अणु ही भाग ले रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, SN1। लेकिन ध्यान में रखना, ये कंडीशन किस स्टेप पर होनी चाहिए, स्लो स्टेप में, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो स्टेप हमारा स्लो होता है, जो बहुत ही स्लो स्टेप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप, जिसको हिंदी वाले क्या बोलते हो, वेग निर्धारण पद, ठीक है ना। स्लो स्टेप ही रिएक्शन का डिटरमाइन करता है, क्योंकि आप लोग जानते हो जो स्टेप स्लो होगा ना, उसमें रिएक्शन की हम सारी चीजों का पता लगा लेंगे कि भाई इस रिएक्शन का कलर कैसा है, इस रिएक्शन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है कैसी, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर्टीज का पता लग जाएगा, क्योंकि रिएक्शन स्लो चलेगी तो एक चीज का पता लग जाएगा। लेकिन जो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई, उसमें क्या पता लगा, उसमें तो कुछ भी पता नहीं लगा, सारे स्टेप हो गए क्लियर, ठीक है ना। इसलिए ध्यान में रखना, रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है वो हमेशा कौन होता है, ध्यान रखना, स्लो स्टेप से ही SN1 और SN2 की क्रिया मतलब मैकेनिज्म बनती है कि अगर क्रियाकारक का एक अणु, रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को SN1 बोलते हैं। और किसी अभिक्रियाओं के अंदर क्रियाकारक के दो अणु भाग ले रहे हैं या दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, SN2। बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। रेट डिटरमाइन स्टेप अपना कौन सा होता है, हमेशा स्लो स्टेप। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो मैं एक बार फिर से इसके बारे में बता देता हूं। मैंने ये बोली है कि जो वर्गाकार समतलीय संकुल होते हैं उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी आप लोगों की कौन सी होती है, SN2 या सहचर्य क्रिया विधि, मतलब एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सहचर्य क्रिया विधि मतलब एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और इसकी क्रिया विधि में कितने स्टेप में होती है, दो। एक तो कौन होता है आपका अभिकर्मक पथ और एक कौन होता है आपका विलायक पथ, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, इसको तो मैं मिटा देता हूं और इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ मैकेनिज्म शो कर लेना, इसको मिटा देता हूं, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो पूरा ही मिटा देता हूं क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है ना। तो देख लो आप बढ़िया तरीका से, अभी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। देखो भाई, हम यहां पर बात करते हैं क्रिया विधि की, मतलब मैकेनिज्म की, इस रिएक्शन की। यहां पर लिख देता हूं मैं क्रिया विधि, और क्रिया विधि को मैंने कितने स्टेप में बताया, दो। कौन कौन से दो स्टेप थे आपका, एक तो कौन सा था आपका अभिकर्मक पथ मतलब रिएजेंट पाथ, और एक कौन सा था आपका विलायक पथ मतलब सॉल्वेंट पाथ, ठीक है ना। यहां पर एक एग्जांपल ले लूं मैं, कॉमन रिएक्शन आप लोगों के लिए शो करने के लिए मैकेनिज्म को, ML3 और यहां पर लिख दिया मैंने X, मतलब मेटल के साथ 3 लिगेंड जुड़े और एक और जोड़ दिया मैंने डिफरेंट टाइप का X, ठीक है ना।
एक्स इसलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ से एक्स रिप्लेस करना है, और एक्स की जगह पर कौन जोड़ेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। एक्स की जगह पर कौन जोड़ेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो लिख देता हूं यहाँ पर, ये हो गया आक्रमणकारी, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अभिकर्मक, मतलब अटैकिंग रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? आक्रमणकारी अभिकर्मक, मतलब अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। और ये आप लोगों को पता है ये कौन होता है? अपना क्रियाधार, जिसको क्या बोलते हो? सबस्ट्रेट, ठीक है ना। इस रिएक्शन को मैं किसकी प्रेजेंस में कर रहा हूं? H2O विलायक, मतलब H2O सॉल्वेंट के अंदर, H2O विलायक के अंदर, मतलब H2O सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या होगा? देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये X आप लोगों का यहां से रिप्लेस हो जाएगा, X तो यहां से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा? Y जुड़ जाएगा। तो देखो ये हो गई आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, MnO3 यहां पर लिख दिया मैंने Y, और X आप लोगों को मैंने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब सुनो मेरी बात, इस रिएक्शन की अब मैं मैकेनिज्म बता देता हूं डिटेल से, तो देखते चलो आप लोग एक एक चीज, एक एक स्टेप को, ठीक है ना। अभी मैं समझा दूंगा, एक बार मैं लिख देता हूं पूरे स्टेपों को। तो देखो यहां पर लिख दिया M का मतलब मेटल, यहां पर लिख दिया L लिगेंड, लिगेंड, यहां पर आपका X शो कर दिया, और यहां पर मैंने फिर लिगेंड लिख दिया, ठीक है ना, देख लो। और यहां पर पहला अटैक कौन कर रहा है? आपका न्यूक्लियोफाइल प्लस I माइनस, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला स्टेप हमेशा कौन सा होता है? स्लो स्टेप, स्लो जिसको आप क्या बोलते हो? मंद स्टेप। पहला स्टेप हमेशा कौन सा होता है? स्लो, जिसको आप क्या बोलते हो? अभिकर्मक पथ, अभिकर्मक पथ, ठीक है ना। दो टाइप से रिएक्शन को शो करूंगा, एक तो अभिकर्मक पथ और एक विलायक पथ। तो मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, देख लो आप लोग। यहां पर आप लोगों का कौन है? लिगेंड L, यहां पर भी मैंने L को शो कर दिया, यहां पर भी L, यहां पर आपका X हो गया, यहां पर आप लोगों का Y हो गया, ठीक है ना। फिर आप लोगों का X माइनस तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये स्टेप आपका कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप हम लोगों का कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर लिख दिए M, ये आपका L, ये L, फिर यहाँ पर आप लोगों का कौन हो गया? XL, और यहाँ पर हो गया आपका Y। चलो ठीक है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा, जिसको क्या बोलेगा? वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। अब देखो इसके नीचे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? CN कितना है? 5, और इसको बुलाया आपने त्रिकोण द्विपिरामिडीय, त्रिकोण द्विपिरामिडीय, त्रिकोण द्विपिरामिडीय को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। अब इसको देखो आप लोग, इसका भी CN कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4, और इसकी भी शेप क्या होती है? वर्गाकार समतलीय। खूब जानते हो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनका क्या होता है? वर्गाकार समतलीय, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर शेप जो भी आपकी, ठीक है ना। और ये स्टेप भी आपको पता है, यहाँ पर लिख देता हूं प्लस H2O, क्योंकि ये वाला स्टेप कौन सा होगा? आपका विलायक पथ, विलायक पथ मतलब सॉल्वेंट पाथ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी स्टेप कौन सा है? स्लो, ठीक है ना। अभी समझा दूंगा, टेंशन मतलब एक बार मैं उतार देता हूँ पूरे को, ठीक है ना, फिर उसके बाद समझाने में ज्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पर लिख दिया L, यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया? L, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख दिया मैंने L, यहाँ पर आपका X, और यहाँ पर लिख दिया OH2। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी CN कितनी हो गई? आप लोगों की 5 हो गई, ठीक है। अब मैं इधर की तरफ शो कर देता हूँ। ये स्टेप आप लोगों को कौन सा होगा? -X बाहर निकल जाएगा, और ये स्टेप कौन सा होगा? आपका फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। ये स्टेप कौन सा हो जाएगा? आप लोगों का फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। ये हो गया M, यहाँ पर लिख दिया L, 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 और यहाँ पर लिख दिया OH2। यहाँ पर भी CN आपकी कितनी होगी? 4, ठीक। यहाँ से आपका Y जुड़ जाएगा, प्लस Y जुड़ जाएगा, फर्स्ट होगा ये स्टेप, और H2 आप लोगों का बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो M, यहाँ पर L, यहाँ पर भी L, ठीक है ना, यहाँ पर L, यहाँ पर आपका Y जुड़ जाएगा OH2, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? आप लोगों की 5, ठीक है ना। लास्ट वाले इस स्टेप में आपको क्या होगा? फिर वो स्टेप बाहर निकल जाएगा, -H2 यहाँ से निकल जाएगा, -H2 बाहर निकल गया, और वो स्टेप बन गए। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा फोकस बोर्ड पे कर देना, और इस पूरी चीज को मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो देखो आप लोग, देखो सुनो मेरी बात, अभी मैं इस पूरी को बहुत बढ़िया तरीका से अभी ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें इंक डाल देता हूँ, ठीक है ना। इंक डालने के बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक के बारे में, क्या क्या इसका मतलब क्या है। टेंशन मत करो, अभी ऐसा फिट कर दूंगा जो आप बोलोगे सर बिल्कुल 100% समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और इसका पता कैसे लगाओगे देख लेना आप पेपर में, कितनी कितनी बार पूछ रखी है सारी चीजें, ठीक है ना। आराम से देख लेना भाई, आप लोग आपसे पहले ही बोल दी, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से कि यार एक बात बताओ, मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या बताई है कि जो वर्गाकार समतलीय संकुल होते हैं, मतलब जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर भी कौन सी होती है? आपकी SN2 या सहचर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव मैकेनिज्म। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर मैंने एक पीटी का एग्जांपल लिया, पीटी की सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद उसके मैकेनिज्म की बात की, तो मैकेनिज्म की बात की तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी मैकेनिज्म, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों की जो मैकेनिज्म होती है ना, वो कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेपों में। एक तो कौन सा होता है आपका अभिकर्मक पथ, और एक कौन होता है आपका विलायक पथ। तो देखो मैंने दोनों टाइप की रिएक्शन शो कर रही। ऊपर वाला स्टेप मैंने किसके लिए शो कर रखा है? आप लोगों के लिए। कहा गया ये वाला रहा है, इसको ऊपर कर देता हूं, ये तो आपकी रिएक्शन है, इसको तो ऊपर कर देता हूं। देखो सुनो, मैंने आप लोगों की 2 टाइप की रिएक्शन शो कर दी, मतलब इसके करने के कितने रास्ते हैं हमारे पास? 2, ठीक है ना। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। मतलब इसकी मैकेनिज्म को शो करने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? 2। एक रास्ता तो कौन सा? हमारा अभिकर्मक वाला, और एक रास्ता हमारा कौन है? विलायक वाला, मतलब रिएजेंट वाला, और ये कौन होगा? सॉल्वेंट वाला। तो सुनो भाई बात, एक रिएक्शन तो मैंने किसकी कर दी? अभिकर्मक पथ की, और एक रिएक्शन मैंने किसकी कर दी? विलायक पथ की। तो देखो इनका फाइनल प्रोडक्ट ये इन दोनों का फाइनल प्रोडक्ट है। यहां पर जाकर दोनों रिएक्शन रुक जाएंगी। ये यहां से चला गई अभिकर्मक पथ, ये आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ये कौन सा होगा? आपका विलायक पथ, और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। अब समझाना चालू करता हूं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, और पूरा फोकस बोर्ड की तरफ कर देना, क्योंकि अभी आप लोगों को बिल्कुल फिट हो जाएगी दिमाग में कि आखिरकार हम इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं, ठीक है ना, मैकेनिज्म का। तो सुनो भैया ध्यान से, ये अपनी कौन है? मेटल, ठीक है ना। ये अपनी कौन है? मेटल, ठीक है ना। ये तो आपकी मेटल रही। इससे लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं? आपके 3, 1 2 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और एक आपका कौन जुड़ा है? एक्स। यहां से जो भी आपका ग्रुप रिप्लेस होगा, जो भी ग्रुप आपका बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपकी मेटल रही, और 3 आपके लिगेंड रहे, और ये आपका एक्स रहा। और आपको होता अटैकिंग स्पीशीज, मतलब जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा वो कौन है? आपका भाई, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने आप लोगों से क्या बोली है कि पहली रिएक्शन होती है, जो पहला स्टेप होता है रिएक्शन का, वो स्टेप हमेशा कौन सा होता है? स्लो स्टेप, ठीक है ना। पहला स्टेप हमेशा कौन सा होता है? स्लो स्टेप। उसके बाद जो स्टेप होता है वो अपना कौन सा होता है? फास्ट स्टेप। और जो स्टेप स्लो होता है ना, वो रिएक्शन का डिटरमाइन करता है, वो रिएक्शन का निर्धारण करता है, ठीक है ना, कि वो SN1 टाइप की है, SN2 टाइप की है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं तो SN2 हो गई, और अगर एक मॉलिक्यूल ही भाग ले रहा है तो वो SN1 की हो गई। तो यहां पर 2 भाग ले रहे हैं, एक तो आपका ये रहा, और एक आपका न्यूक्लियोफाइल भी तो है। अरे भाई एक तो ये रहा, एक न्यूक्लियोफाइल भी तो अटैक कर रहा है। प्लस का मतलब क्या हो रहा है? इसको ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। प्लस का मतलब यहाँ पर कौन है? न्यूक्लियोफाइल आप लोग ऐड कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो आप लोग पता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए? 4। और आपको पता है जब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उनकी आकृति क्या होती है? वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये यहाँ पर इसका क्या बन गया? इंटरमीडिएट, जिसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। ये इसका क्या बन गया? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। तो 4 बॉन्ड तो उसके पास पहले से ही है, एक बाई और जुड़ गया। अब उसके बॉन्ड कितने हो गए? 5 बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड। और आप लोगों को पता है यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनके 5 बॉन्ड होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 5 होगा। और हम जानते हैं कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है उनकी आकृति होती है त्रिकोण द्विपिरामिडीय, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, लेकिन आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो फर्स्ट स्टेप होगा, जो रिएक्शन का लास्ट स्टेप होगा, उसमें आपका ये एक्स तो बाहर निकल जाएगा, और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? बाई आ जाएगा, ठीक है। ये मध्यवर्ती अवस्था बनी है, इंटरमीडिएट अवस्था बनती है। और इंटरमीडिएट अवस्थाओं के अंदर क्या होता है कि आप लोगों का ना ही तो कोई बॉन्ड कंप्लीट रूप से बन रहा होता है, और ना ही बॉन्ड कंप्लीट रूप से टूट रहा होता है, ठीक है, जिसको आप संक्रमण अवस्था भी बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हो, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से आपका एक्स बाहर निकल जाएगा, और उसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा? आप लोगों का बाई। और देखो वापस से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया, इसका मतलब वर्गाकार समतलीय संकुल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों के अंदर एक्स को रिप्लेस करके कौन आ गया? आप लोगों का बाई। ये देखो ये मेटल रहा है, और 3 उसके लिविंग मतलब लिगेंड रहा है, और एक आपका एक्स को रिप्लेस करके कौन आ गया? बाई। मतलब ये एक्स तो बाहर निकाल गया, और उसकी जगह पे कौन आ गया? बाई। कोई तकलीफ किसी को नहीं है ना? अरे यार सीधा सा है यार, मेटल से 3 लिगेंड जुड़े, एक एक्स जुड़ा है। आप लोगों की मैकेनिज्म शो कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट रिएक्शन करोगे तो कुछ नहीं है, ये एक्स बाहर निकलेगा, उसकी जगह पे बाई आ जाएगा यार। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप जोड़ना है, और दूसरा ग्रुप कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा यार, क्योंकि रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं? नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना। तो ये तो कौन सा होगा? आपका अभिकर्मक पथ, ठीक है ना। ये कौन सा होगा? अभिकर्मक पथ। तो एक रास्ता तो हमारा ये हो गया मैकेनिज्म शो करने का। एक रास्ता कौन सा है? विलायक पथ। तो विलायक में आपको पता है दुनिया का सबसे अच्छा
अच्छा सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर होता है। ज्यादातर केसों में दुनिया का सबसे जो अच्छा सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, वो कौन होता है? वाटर। तो इस रिएक्शन को मैं किस में करवा दूं? वाटर में। और आप लोगों का फिर वही चीज क्लियर हो गई कि पहला स्टेप हमेशा कौन सा होता है? स्लो स्टेप होता है। तो कॉमन सी बात है, देखो आप लोगों को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। जैसे मैं वाटर को ऐड करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5। 5 को आपको पता है इसकी शेप क्या होगी? वही त्रिकोण द्विपिरामिडीय, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आपको पता है यहाँ से x आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, x बाहर निकल जाएगा तो वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को पता है H2 तो अब भी है, हम लोगों को तो क्या करना है कि यहाँ पर कैसे भी करके हम लोगों को क्या लाना है? बाई लाना है। कैसे भी करके हम लोगों को क्या लाना है? बाई लाना है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वापस से कितना हो गया? 4 ही हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4, ठीक है ना। अब हम लोगों ने बाई को ऐड करवा दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यहाँ से क्या निकल गया? आपका x निकल गया, x निकल गया तो 5 से वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अब मैं बाई को ऐड करवाता हूं और बाई जिस स्टेप से ऐड होगा वो स्टेप आप लोगों को कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेप होगा। इसका मतलब देखो आपको पता बाई को ऐड करवाते फिर वापस से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5, ठीक है ना। वापस से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5। लास्ट स्टेप आप लोगों को पता है यहां से H2 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, वापस से वही स्टेप बन गया आप लोगों का, जो कौन हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वर्गाकार समतल संकुल, जिनके अंदर देखो 3 तो लिगेंड जुड़े हुए और एक आप लोगों का बाई जुड़ा हुआ है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है, वो कितने स्टेपों में होती है? आप लोगों की 2 स्टेपों में। एक तो होती है या उसको करवाने के कितने रास्ते होते हैं? 2, ऐसे बोल दो, ये ज्यादा सही रहेगा ये शब्द। क्या जो आप लोगों की एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है उसको करवाने के कितने रास्ते होते हैं? 2 रास्ते। एक कौन सा होता है? अभिकर्मक पथ, और एक कौन होता है? विलायक पथ। ये वाली मैकेनिज्म तो किससे किया मैंने? अभिकर्मक पथ से, और ये वाली मैकेनिज्म मैंने किससे किया? विलायक पथ से। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है? नहीं है भैया, एक बार फिर बता देता हूं, सुनो मेरी बात। ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है या एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है, इसके करवाने के कितने रास्ते हैं? 2। एक रास्ता तो कौन सा? अभिकर्मक पथ से करवा दो, एक रास्ता आप लोगों के पास कौन सा? विलायक पथ से करवा दो, ठीक है ना। तो देखो ये मेटल से 3 आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं और एक आपके H2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बाई अटैक करेगा तो 4 तो उसके पास पहले से बॉन्ड बने और बाई जोड़ते 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड हो गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, जिनकी आकृति क्या होती है? त्रिकोण द्विपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लास्ट स्टेप में आप लोगों को पता है ये x तो कंप्लीट रूप से बाहर निकल जाएगा और y कंप्लीट रूप से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर वापस से कितना होगा? 4, जो कि इसकी शेप होती है वर्गाकार समतलीय संकुल, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दूसरा रास्ता कौन सा आपका? विलायक पथ से करवा दो। विलायक में हम किसको यूज करते हैं? वाटर का करते हैं। जैसे ही आप लोग वाटर को जोड़ते हो तो 4 तो पहले से बने, वाटर के जोड़ते कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5, ठीक है ना। फिर इसमें हम क्या कर देंगे? x को बाहर निकाल देंगे तो वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। लेकिन हम लोगों का टारगेट क्या है? हम लोगों का फाइनल टारगेट ये होगा कि ये x कंप्लीट रूप से बाहर निकलेगा और उसकी जगह पर y को जोड़ना है, चाहे किसी भी पद से करवा दो आप लोग, ठीक है ना। x मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। x बाहर निकालते कोऑर्डिनेशन नंबर वापस से कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कर दिया? बाई को ऐड कर दिया, बाई को ऐड करते फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया और इस वाले स्टेप पे मैंने H2 को बाहर निकाल दिया। देखो वो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कितने रास्ते से करवा सकते हैं? कितने रास्ते से करवा सकते हैं? अपने पास कितने जुगाड़ है इसको करने के? अपने पास कितने जुगाड़ है? 2। एक जुगाड़ तो कौन सा? अभिकर्मक पथ, और एक जुगाड़ कौन सा? अपना विलायक पथ। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं? बस मुझे ये चीज समझानी थी, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग आराम से देख लेना। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। आप लोगों को फिर बता देता हूं मैं, अगर सहचर कहीं पर लिखा मिल जाए सहचर या एसोसिएटिव तो समझ जाना वो इसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे का जो अपना अगली क्लास होगी ना, आज की क्लास तो मैं इतनी रखूंगा, ठीक है ना। आज की क्लास तो मैं इतनी रखूंगा, आगे की जो क्लास होगी ना उसमें हम जो सहचर क्रिया विधि है, SN2 जो क्रिया विधि, उसके पक्ष में प्रमाण पढ़ेंगे। मतलब एविडेंस के अंदर जो फेवर होंगे ना उसमें एविडेंस देंगे, मतलब कौन कौन से एविडेंस है जो इसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगले वाले लेक्चर में हम इसका सपोर्ट करेंगे कि भाई ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनकी वजह से SN2 रिएक्शन होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है या आपकी सहचर मैकेनिज्म होती है जिसको एसोसिएटिव मैकेनिज्म बोलते हैं, जो पॉइंट उनका सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई ये रिएक्शन जो आपने करवाई है ना ये SN2 टाइप की होनी चाहिए, ये आपकी सहचर्य टाइप की होनी चाहिए, मतलब एसोसिएटिव टाइप की होनी चाहिए। उनको क्या बोलेंगे हम लोग? उनके फेवर में पॉइंट बोल देंगे, फेवर मतलब उनके पक्ष में पॉइंटों को बोल देंगे, ठीक है। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई? ये मैं फिर बोल रहा हूं, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। लैंग्वेज में सब कुछ इसी के बारे में लिख रखी है कि इसको भाई करवाने के कितने रास्ते हैं, पहले कौन अटैक कर रहा है, कौन नहीं अटैक कर रहा है, सारी चीजें वो ही लिखी हुई है आराम से। बस मैकेनिज्म का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है। इस मैकेनिज्म को अगर एग्जाम में पूछ लिया आप लोगों से तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा देना। मैंने टॉपिक हमारा क्या चला है? वर्गाकार समतुल्य संकुलों में नाभिक किसने प्रतिस्थापित
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जिसको ज्यादातर कौन शो करते हैं, पीटी के कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पीटी+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। और नाभिक स्नेह के अंदर भी कौन सी आप लोगों की SN2, कौन सी की बात की मैंने, SN2, जिसको सहचर मतलब एसोसिएटिव मैकेनिज्म, एक अलग से वर्ड दिया था मैंने, SN2 बोल दो या एसोसिएटिव बोल दो, मतलब सहचर क्रियाविधि बोल दो, ठीक है ना। तो आराम से यहां तक की क्लास देख लेना। कल की क्लास में हम जो सहचर क्रियाविधि है उसके पक्ष में प्रमाण पढ़ेंगे, मतलब फेवर में एविडेंस देंगे, ठीक है ना। तो उसके फेवर में क्या एविडेंस देंगे क्या नहीं देंगे, वो 5-6 पॉइंट है, उनको एक्सप्लेन करके उसके बाद आप लोगों की फिर इसके बाद मतलब तीन लेक्चर हो रहे हैं। इस लेक्चर के बाद 3 लेक्चरों में इस यूनिट को खत्म कर दूंगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, आप लोग यूनिट सेकंड को भाई पढ़ते रहो। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, प्रत्येक में बोला टाइम निकाल के आप लोग यूनिट सेकंड को पढ़ते रहो। मैं 16वें लेक्चर से शुरुआत करूंगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं उसको लेट क्यों कर रहा हूँ, चाहता तो तीसरी यूनिट के बाद मैं दूसरी को भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार और देख लो, आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि अभी 4th यूनिट पढ़ाऊंगा, 5 पढ़ाऊंगा, फिर सेकंड पाऊंगा मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के पास टाइम है, टाइम निकाल के आप लोग उन 15 लेक्चरों को क्लियर कर लो, ठीक है ना, जिससे डायरेक्ट हम 16वें वाले लेक्चर पाते ही अटैक करें, जिससे जल्दी हो जाएगी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जल्दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी हम लोगों की। तो फिर ज्यादा टाइम मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है सच में, उसको अलग ही एंगल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों की अलग ही एंगल से समझाऊंगा, काफी चीज बायो की है। और मुझे क्यों पता है थर्ड ईयर की केमिस्ट्री को पढ़ाने में क्यों ज्यादा मजा आता है मुझे, सेकंड ईयर की तो इसीलिए आता है क्योंकि कॉमन सी बात है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। थर्ड ईयर के अंदर क्या है, रटने वाली चीज ज्यादा है, और जब रटने वाली चीजों को आप कॉन्सेप्टों के अंदर कन्वर्ट करते हो ना, तो उसका एक अलग ही मजा होता है। जैसे कि काफी चीज जो आप लोगों ने 11वीं क्लास में ग्लूकोज फ्रैक्टोज उनकी स्ट्रक्चर रट्टा मार के आए सारी स्ट्रक्चर, अब पता ही होगा स्ट्रक्चर कहां गई, लेकिन एक बार उन टॉपिक को आने दो, एक बार पढ़ाने दो, पढ़ाने के बाद ये बोलो सर जिन ग्लूकोज फ्रैक्टोज की इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर देखती है जिनमें पता नहीं कहां पर तो ऑक्सीजन जा रहा है, कहां पर हाइड्रोजन जा रहा है, कहां पर कार्बन जा रहा है, पता ही नहीं सर इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। उनको पढ़ाने के बाद देखना कैसे बनाते हैं उन सारी स्ट्रक्चर को, वो कभी भूल भी नहीं रहे। एक बार बताता हूँ उन स्ट्रक्चर को जब समझाऊंगा ना, तो उनको फिर कभी भूल भी नहीं रहे, ऐसी दिमाग में फिट हो जाएगी, कहाँ यार सर ने किस एंगल से समझाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उनको पढ़ाने का एक अलग ही मजा हुआ। स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेट्रोसाइक्लिक, यार वास्तव में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है ना। इसलिए जल्दी हम इनऑर्गेनिक को खत्म करते हैं और ऑर्गेनिक की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जब ही कर पाएंगे भाई इनऑर्गेनिक को खत्म, जब आप लोग जल्दी जल्दी उसको 15 लेक्चरों को क्लियर करोगे, क्योंकि वहां पर मैं 15 दिन खराब नहीं करूंगा यार, कॉमन सी बातों में 15 दिन कौन खराब करेगा, चीजें वही है, ऐसा तो है ना कुछ अलग से बोल दूंगा उनके बारे में, वही चीज फिर बोलूंगा, तो वैसे क्यों टाइम खराब करो अपना, ठीक है ना। इसके बजाय आप लोग जल्दी उनको क्लियर कर लो, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है ना। आराम से देख लेना, सुख शांति से उतारना, बढ़िया फ्री दिमाग से, एक एक चीज को समझ गए, एक एक चीज को समझ को उतारना कि हम लोग उतार क्या रहे हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछ लेना, बाकी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, शुरू से जानते हैं सारी, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके तो भैया ऐसे होती है कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं हम तो समझ गए, ठीक है ना। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते पूछ लेना भैया, ठीक है ना, यही चीज है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।